टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 7 थिंग्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं टू 10x योर ट्रेडिंग। ना ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो आपको रातों रात अमीर बनाएंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि आपको एक बस क्लिक करना है और सब कुछ हो जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हो इवन फॉर 6 मंथ्स तो आप इजिली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। एंड यू कैन से ये 7 पॉइंट्स आर 7 पिलर्स ऑफ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जो कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना ही चाहिए या फिर आपके नोटबुक में कहीं ना कहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी ये 7 स्किल्स आप कैसे डेवलप कर सकते हैं और ये क्या है ये 7 स्किल्स। सबसे पहले स्किल है आपकी बैक टेस्टिंग। जितने लोगों को बैक टेस्टिंग नहीं पता है, लेट मी एक्सप्लेन कि बैक टेस्टिंग क्या होती है। बैक टेस्टिंग इज बेसिकली जब आप किसी भी स्ट्रैटेजी को, ठीक है, किसी भी स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल चार्ट्स पे जाके चेक करते हो 1 by 1। जैसे मान लिया आपने मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की बात करी, ठीक है, कि आपका 50 वाला जो 100 को क्रॉस ओवर करेगा तो आपको बाई करना है, सेल करना है, जैसा भी है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इसको करना नहीं है, ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मान लो ये आपके दिमाग में चल रहा है तो आपने क्या किया, आप बैठे हिस्टोरिकल चार्ट्स ओपन करके देखना शुरू किया कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, कि हिस्ट्री में जब ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था, हिस्ट्री में जब ऐसा आपको मौका मिला था, ऐसा क्रॉसओवर मिला था तो क्या मूवमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है। कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो आप, उसको बैक टेस्ट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको बैक टेस्टिंग के बारे में नहीं पता है तो लेट मी नो कमेंट बॉक्स, मैं आपको बैक टेस्टिंग करने का एक प्रॉपर तरीका बता दूंगा, ठीक है, कि आपको स्टेप बाय स्टेप बैक टेस्टिंग कैसे करनी है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। इसका फायदा क्या है, देखो पहला तो ये कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो और आपको देखने को मिलता है कि यार पुरानी हिस्टोरिकल मूवमेंट जो थी उनमें इसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर कि यार कुछ हो सकता है, ठीक है, दिस माइट बी अ स्ट्रैटेजी जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। एक और फायदा इसका ये है कि आपको पता है कि वो स्ट्रैटेजी कहाँ काम कर रही है, कहाँ काम नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो बहुत लोग बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, बस उन्होंने देखा यहाँ पे मूवमेंट हुई थी, हो गया, मूवमेंट हुई थी, हो गया, पीछे आके बस ऊपर नीचे देख के उनको शांति मिल जाती है, उनका होता है कि बैक टेस्टिंग हो गई। बट नहीं, बैक टेस्टिंग आप एक ट्रेडिंग जर्नल की तरह करो। जैसे बैक टेस्टिंग आपने की कि प्रॉफिट कहाँ मिल रहे हैं आपको, ओके। आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा कि प्रॉफिट फर्स्ट हाफ में मिल रहा है, सेकंड हाफ में मिल रहा है, वीक डेज में मिल रहा है, एक्सपायरी के दिन मिल रहा है, किस दिन प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, या फिर लॉसेस किस दिन ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो, ऐसे बैक टेस्टिंग करते हो तो प्रॉपरली आपका एक पूरा स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पे होनी है, कहाँ नहीं होनी है, क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट बॉक्स, मैं बता दूंगा पूरी वीडियो कैसे होती है। नेक्स्ट स्किल इज स्टडिंग योर चार्ट। अब जब मैं ये कहता हूँ कि आप अपने चार्ट को पढ़ो तो लोगों को लगता है कि यार जिसमें ट्रेड करने जा रहे हैं उसको हम चार्ट को रीड कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, प्राइस एक्शन समझ लिया, हो गया काम। ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टडिंग योर चार्ट का मतलब ये कि जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान लिया अगर आप रेगुलरली स्टॉक चेंज करते जाते हो तो आपको उसके चार्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, ओके। निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले इस बात को समझ पाएंगे कि अगर आप सिर्फ एक स्टॉक को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस स्टॉक की मूवमेंट कितनी हो सकती है, ठीक है, वो कितना मूव कर सकता है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, कि उसकी फ्लक्चुएशन कितनी होती है, एक दिन में कितना मूवमेंट कर सकता है वो, ये सारा डिटेल आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आप रिलायंस को रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने उसको 3-4 महीने लगातार ट्रेड किया है। नाउ यू नो कि रिलायंस की जो एवरेज मूवमेंट है वो एक दिन में 12 से 15 पॉइंट्स की होती है, ठीक है। रिलायंस की एवरेज मूवमेंट 12 to 15 पॉइंट्स की होती है, इससे ज़्यादा मूव नहीं करता रिलायंस। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपने एंट्री करी और कोई आपको स्टॉप लॉस ऐसा दिखा रहा है जो 12 पॉइंट से ज़्यादा का है, दैट मीन्स कि इवन वो आपको 12 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, एज पर योर लॉजिक आपको पता है कि रिलायंस की एवरेज मूवमेंट 12 से ज़्यादा नहीं होती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हो। लेट्स से आपको टारगेट की बात करते हैं, अगर कोई टारगेट ऐसा दिखा रहा है जो आपका 12 पॉइंट से ज़्यादा का है तो आपको पता है कि रिलायंस 12 पॉइंट से ज़्यादा ऑन एन एवरेज मूव नहीं करता है, आप अपने टारगेट को छोटा कर सकते हो बिकॉज आपका एवरेज पॉइंट से कम है वो। सेम गोज विथ निफ्टी बैंक निफ्टी एज वेल। तो होता ये कि जो निफ्टी है उसमें ऑन एन एवरेज अगर 0.7 से ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, 0.7% से ज़्यादा अगर मूवमेंट हो जाती है तो मेजॉरिटी केसेस में देखा जाता है कि निफ्टी रिवर्सल लेता है। मतलब ओपनिंग से अगर वो 0.7% मूव कर गया ऊपर तो उसके बाद वो रिवर्सल लेगा मेजॉरिटी केसेस में। दैट मीन्स कि अगर आपने देखा कि आपकी जो एंट्री बन रही है वो बन रही है 0.7 के ऊपर, तो उस केस में आप थोड़ा सा अपने आप को रोक सकते हो या फिर थोड़ा कॉशियस हो सकते हो बिकॉज 0.7 से ऊपर मार्केट रिवर्सल लेता है मेजॉरिटी केसेस में।
आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा लेगा, ये समझो कि मैं प्रोबेबिलिटीज में बात करनी है, तो मेजॉरिटी केसेस में निफ्टी 0.7% से ऊपर नहीं जाता है और वो रिवर्सल लेता है। तो ये डेटा अगर आपके पास होगा तो आप इजीली डिसीजन बना सकते हो या फिर गलत डिसीजन से बच सकते हो, और ये तभी होगा जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट रीड कर रहे हो। तो सिंपल है, 10 से 12 स्टॉक उठाओ निफ्टी 50 के, उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करो, उनकी हर मूवमेंट को जानो, हर मूवमेंट को समझो, एंड देन यू कैन बिकम अ ट्रेडर, और उन स्टॉक्स में आपसे बेटर कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा फिर। नाउ द नेक्स्ट वन इज जर्नलिंग योर ट्रेड। आपको अपने ट्रेड का जर्नल बनाना है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे जो भी किया आपने, आपके हिस्टोरिकल मूवमेंट पे क्या कंडीशन रही है और कहाँ आप गलतियाँ करते हो ताकि आप रिपीट ना करो, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल में मैंने बहुत बात करी है, ट्रेडिंग जर्नल में मैंने मतलब काफ़ी कुछ बताया आप लोग को पहले भी, तो जिनको नहीं पता है प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर कॉमेंट बॉक्स चेक करो, आई विल गिव यू द लिंक, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि आपको एज अ ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज में सोचना है। एक बुरे ट्रेडर की निशानी है कि वो हमेशा विनिंग ट्रेड्स के पीछे भागता है, उसको सिर्फ और सिर्फ विनिंग ट्रेड्स चाहिए। अगर आप एक ढंग के ट्रेडर हो, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर एक एक्चुअल ट्रेडर हो, तो आपको पता है कि 100% विनिंग रेट किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नहीं होता है, चाहे वो आज की बात हो, चाहे वो 100 साल पहले की बात हो या फिर 100 साल आने वाले बाद की बात हो। ऐसा नहीं होगा कि आप 100% विनिंग रेट के साथ विन कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटीज में सोचना पड़ेगा, मतलब कि अगर किसी भी ट्रेड में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और लूजिंग प्रोबेबिलिटी कम है तो दैट इज़ अ गुड ट्रेड। अगर किसी भी ट्रेड में आपका विनिंग जो पॉइंट है वो ज़्यादा है और लूजिंग पॉइंट कम है तो दैट इज़ अ गुड ट्रेड। किसी भी ट्रेड में आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है और लूजिंग प्रोबेबिलिटी कम है, ज़्यादा है, तो फिर उसमें आपको नई एंट्री करनी चाहिए, वो खराब ट्रेड है। इसमें भी और बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लिया कि कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें आपको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, रिस्क आपका बहुत कम है, बट उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो इस केस में ये भी अच्छा ट्रेड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप एक छोटे से रिस्क के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड देख रहे हो, ठीक है। इवन दो विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है तो वो आपका बड़े रिवॉर्ड से कंपनसेट हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका गोल इतना ही होगा कि थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज का मतलब कि हर बार आप ये सोचो कि कोई भी ट्रेड जिसमें आप एंट्री कर रहे हो उसमें एट द एंड ऑफ द डे आपका फायदा होगा कि नहीं होगा। आपका फायदा ज़्यादा होना चाहिए, फायदा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए, वही ट्रेड आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि आप हमेशा ये देख के चलो कि आपका विनिंग या लूजिंग का रेट क्या चल रहा है। मतलब मान लिया 6:4 का चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि आप 6 विनिंग ट्रेड ले रहे हो, 4 लूजिंग ट्रेड ले रहे हो, दिस इज अ गुड प्रोबेबिलिटी। बट अगर ये उल्टा हो गया कि 4:6 का चल रहा है, 4 विनिंग है, 6 लूजिंग है, तो ये गलत है, ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड प्रोबेबिलिटी। बट स्टिल इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर आपको जो 4 विनिंग ट्रेड्स हैं वो आपको 1:4 तक का रिवॉर्ड देके जा रहे हैं और जो 6 लूजिंग ट्रेड है उसमें आपने रिस्क मैनेज किया हुआ है, तो क्लियरली आपका 4 विनिंग ट्रेड्स में आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, वो एक अच्छा तरीका। तो आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटीज में सोचना पड़ेगा, ना कि पैसों के टर्म में कि आपको हर ट्रेड में पैसा बनाना है, ये नहीं सोचना है। ये जो प्रोबेबिलिटीज की बात हमने करी, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो या फिर जो भी चीज़ें आप अपनी इंक्रीज करने की सोच रहे हो, जैसे मान लो कैपिटल बढ़ाने की सोच रहे हो या फिर अपना रिस्क बढ़ाने की सोच रहे हो, वो सब आपको धीरे धीरे करना है। अगर आप आज 10,000 रुपीज़ से ट्रेड कर रहे हो और उसमें आप ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई 10 लाख का कैपिटल दे तो आप उतनी ही कंफर्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। जो इमोशन होते हैं वो कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इमोशंस पैसे पे बहुत डिपेंड करते हैं कि कितना पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मैं ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग थोड़ी सी भी आती है, ओके, आप पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल होगे, ठीक। फिर आप रियल मार्केट में आओ, रियल मार्केट में आके आप पैसा लगाओ, वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, ठीक है। इसके बाद भी देखो, अगर आप मान लीजिए 10,000 से प्रॉफिटेबल हो, ओके, 10,000 रुपीज़ से प्रॉफिटेबल हो और आप आओ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लगाओ मार्केट में, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपको इस चीज़ को हैंडल करना है तो आपको अपना कैपिटल ग्रेजुअली इंप्रूव करना होगा, इंप्रूव नहीं मतलब इंक्रीज करना होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप आज ट्रेड कर रहे हो 10,000 रुपीज़ से, आपको लगता है कि 10,000 रुपीज़ आप इजीली संभाल सकते हो, आप प्रॉफिटेबल हो, तो 10,000 के बाद आपको सीधा 10 लाख नहीं करना है, 10,000 50,000, 50 नहीं तो 30 के बाद 50 के बाद 70, ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीज करोगे। क्योंकि जितना आप अपना कैपिटल इंक्रीज करोगे, इवन आप अगर आप परसेंटेज में भी सोच रहे हो, तो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो जो बंदा आज की डेट में 1,000 रुपये गंवाने के लिए कंफर्टेबल है, अगर उसको आप आज ही के दिन ये दे दोगे कि मेरे को 10,000 गंवाना है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। वन ऑफ द लेमेस्ट एडवाइस यू कैन गेट
कि अगर आप 10,000 से प्रॉफिटेबल हो तो आप 10 लाख से भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जितना पैसा बढ़ता है इमोशंस अलग लेवल के आते हैं। आपको अपने इमोशनल बैलेंस को भी इंक्रीज करना होगा अलॉन्ग विथ योर मनी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको अपने ट्रेड्स को प्लान करना होगा एडवांस में। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो कि मार्केट ओपन होने के बाद आप ट्रेडिंग में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ उसके बाद आपको मूवमेंट देख के आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आप एज अ बिगनर आगे बढ़ पाओगे। हो सकता है ऐसा कि आपको दिखे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो मार्केट ओपन होने के बाद भी ऐसा कुछ कर लेते हैं, बट द थिंग इज कि उनके पास एक्सपीरियंस है। आप जब आओगे मार्केट में बिना किसी प्लान के, तो जिधर मार्केट की मूवमेंट आपको ज़्यादा दिखेगी उस डायरेक्शन में आप बायस हो जाओगे। और बायस होने का मतलब क्या है कि आप गलत ट्रेड में एंट्री लोगे और वहाँ पे लॉस होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो ये दिमाग में रखो कि अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो स्टार्ट विथ योर प्लान। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस तीनों तैयार होना चाहिए। सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, सब कुछ प्री प्लान होना चाहिए। अगर ट्रेड मिलता है उस प्लान पे तो एग्जीक्यूट करोगे, नहीं मिलता है तो नहीं एग्जीक्यूट करोगे, छोड़ दोगे। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अपने सारे रूल्स को ट्रेड में एंट्री करने से पहले प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। देखो, जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग में लोग गलतियां रिपीट करते हैं, राइट? आपने भी करी होंगी। आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, लॉस होता है, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हो, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, लॉस होता है, फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हो। तो जब भी आप ट्रेड में एंट्री करो, जो भी आपकी जो मेजर गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा लॉस होता है, उसको अपने सेटअप के सामने लिख के चिपका लो, ठीक है? अपने सेटअप के सामने लिख के चिपका लो और जब भी एंट्री करो ट्रेड में, एंट्री करने से पहले एक बार पढ़ लो। हर एक ट्रेड में एंट्री करने से पहले एक बार पढ़ दो। ऐसे मान लेते हैं पहला ट्रेड लिया आपने अपने रूल्स पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको गलत स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये तीनों चीज़ें पढ़ी आपने। तो पहले ट्रेड में आप नहीं करोगे, दूसरा ट्रेड किया, दूसरे ट्रेड में आपको देखा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो अब ये ओवर ट्रेडिंग पे फोकस बढ़ता जाएगा आपको, क्योंकि आपने दूसरे ट्रेड पे हो आप, ठीक है? फिर आप तीसरे ट्रेड पे आए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, चौथे ट्रेड्स पे आए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो जब आप एक लगातार इस चीज़ को देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि यार मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और शायद आप रुक जाओगे। शायद इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सब पे ये काम नहीं करेगा, मेरे लिए काम करता था, तो आई एम टेलिंग यू शायद हो सकता आपके लिए भी काम करे। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, इससे आप अपनी ओवर ट्रेडिंग या फिर अपनी गलतियों को भी रिपीट होने से बचा सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर नहीं मिली है तो डिसलाइक करके बता देना। दैट्स इट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वीडियो में।